नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला मुख्यालय पर प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने किया इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का विधिवत शुभारंभ। लंपी स्किन डिजीज से हुए गोदन के नुकसान का सर्वे कर प्रभावित पशुपालकों को मुआवजा देने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। जिला मुख्यालय पर शोभा यात्रा के बाद भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जन के साथ ही संपन्न हुआ गणेश महोत्सव। दहेज प्रताड़ना के मामले में गिरफ्तार बीकानेर नगर परिषद की पूर्व सभापति, उसके पति व पुत्र का पुलिस ने मंजूर कराया पीसी रिमांड। टाउन स्थित सरकारी अस्पताल के बाहर क्योसिक में दुकानें संचालित करने वाले दुकानदारों का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। और अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का विधिवत शुभारंभ किया। प्रदेश में शुक्रवार को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का आगाज किया गया। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का विधिवत शुभारंभ किया। समारोह में जिला प्रमुख कविता मेघवाल, जिला कलेक्टर नथवल डिडेल, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री की ओर से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत राजीव गांधी स्टेडियम में रंग करवाने के कार्य का भी उद्घाटन किया गया। यह कार्य करीब 3.25 लाख रुपए की लागत से करवाया जाएगा, जो नगर परिषद क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष 2022-23 के लिए 6 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाने वाले 125 अनुबंध कार्यों में शामिल है। जिला प्रभारी मंत्री की ओर से महिला श्रमिकों को इस मौके पर जॉब कार्ड भी वितरित किए गए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के शुभारंभ मौके पर जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना ने सभी की हालत खराब कर दी थी। किसी का रोजगार खत्म हो गया या किसी का रोजगार कम हो गया। कोरोना काल में कई दिनों तक घरों में बंद रहना पड़ा। छोटी छोटी फैक्ट्रियां, छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए। इसे ध्यान में रखते हुए बेरोजगार, असहाय व बिना जमीन मकान वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। इसमें वर्ष 2022-23 के बजट में करीब 800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसमें भी बजट का मुख्यमंत्री की ओर से अलग अलग बंटवारा किया गया है। इसके तहत 20 करोड़ रुपए नगर निगम में, 6 करोड़ रुपए नगर परिषद में और 2 करोड़ रुपए नगर पालिका के लिए आवंटित किए गए हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब मनरेगा योजना शुरू की गई। इसका लाभ यह हुआ कि कोरोना काल में भी मनरेगा मजदूरों को काम मिलता रहा। अब जब शहर में योजना नहीं थी तो मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लेकर आए हैं। यह योजना शुरू करने से शहरी क्षेत्र में बेरोजगार व असहाय लोगों को 100 दिनों का रोजगार मिलेगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, आप सब जानते हैं कि कोरोना में हमारी हालत बहुत खराब हो गई। हमारे रोजगार कम हो गए, कईयों के खत्म हो गए। बहुत दिनों तक हमें घरों में रहना पड़ा था। छोटी छोटी फैक्ट्रियां, छोटे छोटे जहां रोजगार करते थे वो बंद हो गए थे। इन सारी चीजों को देखते हुए जो लोग हमारे बेरोजगार हुए, असहाय हैं, बेरोजगार हैं, गरीब हैं और ऐसी बस्तियों में लोग रहते हैं कि उनके पास ना जमीन है, ना रहने के लिए मकान है, तो ये उन गरीब लोगों के लिए एक योजना जो है मुख्यमंत्री जी लाए हैं। और इसके अंदर 22 और 23 के बजट में करीब 800 करोड़ का बजट रखा, जिसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग बंटवारा भी किया है कि 20 करोड़ नगर निगम में, 6 करोड़ रुपए नगर परिषद में और 2 करोड़ नगर पालिकाओं में। ये कर 800 करोड़ रुपए का रखा और रख करके और आज इस योजना का शुभारंभ किया। तो मैं इस मीटिंग के माध्यम से सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि दूरदृष्टिता के कारण उन्होंने समय समय पर हमें रोजगार उपलब्ध कराए। शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहर में 100 दिन का रोजगार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज राज्य स्तर का उद्घाटन किया है और उसी कार्यों का जो है आज हनुमानगढ़ जिले का उद्घाटन अभी हम लोगों ने शुरुआत की और उसी संबंध में ये प्रोग्राम अपने जिले के अंदर 306 काम स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 15.67 करोड़ की स्वीकृति हुई है। इसमें 6,632 परिवार लाभान्वित हुए। इसमें 18 से 60 तक लोगों के जो बेरोजगार हैं, असहाय हैं, गरीब हैं, जिनको रोजगार की जरूरत है, उनको रोजगार दिया जाएगा। और शहर में
जिस तरह से आप देखते हो बावली है, कीचड़ है, बहुत ज्यादा है, रोड पे गंदगी है, यहाँ कई रोड पे खड्डे पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो शहर में जिस तरह के काम हैं, इसकी वजह से शहर हमारा गंदा लगता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि 800 करोड़ रुपए 22 और 23 के बजट में लिए गए, जिसके तहत ये सारे कार्य स्वीकृत किए गए। हमारे यहाँ 1 नगर परिषद है, 6 नगर पालिका है। इसके लिए मैं आदरणीय हमारे विनोद जी जो एमएलए साहब हैं, प्रमुख जी हैं, ये हमारे जिला कलेक्टर साहब जो रतमल जी हैं, नगर परिषद, क्योंकि यहाँ ज्यादा नगर परिषद का काम है, उन्हीं के तहत ही जॉब कार्ड दिए जाएंगे। गांव में वीडियो का काम रहता है नरेगा में, तो ये नरेगा की तरह ही शहर के अंदर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण शुरू की गई है, ताकि जो हमारे शहर में बेरोजगार लोग हैं उनको काम मिले और शहर को हम सुंदर कैसे बनाएं, इसके लिए कार्य शुरू किया गया। आप देख रहे हैं कि पहले से ही 21 और 22 के अंदर इंदिरा गांधी जो रसोई योजना शुरू की थी, उसके पीछे भी बहुत बड़ा उद्देश्य था कि लोग, गरीब आदमी कलेक्ट्री में आता है, गरीब आदमी हॉस्पिटल में आता है, उसके खाना महंगा होता है, इसलिए 8 रुपए जो है इंदिरा रसोई शुरू की थी, जिसके अंदर 8 रसोई पहले चल रही थी और 17 रसोई अभी हमारी प्रस्तावित है। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि 29 अगस्त से राजीव गांधी ओलंपिक ग्रामीण मेट शुरू हुए, अभी 12 से शुरू किए जाएंगे और जिले स्तर पर उसके बाद जो है जिले स्तर पर शुरू किए जाएंगे। कुल मिलाकर हमारी सरकार का यही है, जन कल्याणकारी सरकार का उद्देश्य यही होता है। जैसे पहले निःशुल्क दवाई योजना लाए, नरेगा योजना जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी वो लाए, उस कारण से बेरोजगारों को रोजगार मिला, बाजार में भी आमदनी बढ़ी, व्यापारियों की भी। और आज जो शहर में लाए हैं, इसका भी बहुत बड़ा मकसद है। मुख्यमंत्री जी का एक ही उद्देश्य है कि हम हर आदमी को कैसे सेवा दें, जिससे कि हमारा आदमी आराम से अपना जीवन बसर कर सके। हमारा मूल उद्देश्य यही है। और आज ये जो बहुयामी योजना शुरू हुई है, इसके पीछे भी यही उद्देश्य है कि शहर के बेरोजगारों के पास काम नहीं था, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने सोच विचार के बाद इस बार बजट में 800 करोड़ रुपए लिए और उसी के तहत आज जो है कार्यों का शुभारंभ किया है। आप देख रहे हैं कि पहले गेमों का शुरुआत की गांव में, अगर उससे पहले आप देखेंगे तो हमारी जो भी बजट के अंदर रिकॉर्ड तोड़ बजट आपको पता है कि इस बार मुख्यमंत्री जी ने दिया था। जैसे चिरंजीवी योजना है, भारत में आपको ऐसी योजना नहीं मिलेगी। आज हमारा यहाँ का जो सरकारी अस्पताल है पूर्ण रूप से मुफ्त में, किसी तरह की जो है आने वाले मरीज को दवाई खरीदनी नहीं पड़ती। 10 लाख तक की चाहे कोई गंभीर बीमारी हो, वो इलाज यहाँ होता है। यहाँ गुजरात के लोग आते हैं, जहाँ के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे हैं, वहाँ के पेशेंट हमारे जयपुर में आके इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे महत्वपूर्ण योजना निःशुल्क दवाई योजना। किसानों के लिए भी आपने देखा है कि 50 यूनिट, चाहे गांव और चाहे शहर, हर आदमी को घर के बिल में जो है 50 यूनिट तक फ्री। उसके तहत करीब आज 36 लाख लोग पूरे राजस्थान में लाभान्वित हो रहे हैं। किसानों को भी 1000 रुपए जो बिल आता है ट्यूबवेल का, प्रति महीना जो है 1000 रुपए उस बिल में माफ किया जा रहा है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं दी है। आप देख लो कि हमारी जो नहर है, आज हनुमानगढ़ में हम बैठे, ये पूरा एरिया जो है सिंचित एरिया है। इंदिरा गांधी नहर में 3000 करोड़ का बजट लेकर इस बार भी करीब 45 किलोमीटर जो है इंदिरा गांधी नहर का कार्य हुआ। जो जब हमारी नहर का जो है बंदी आई थी, उस वक्त कोरोना में जो है, कोरोना होने के बावजूद भी कार्य किए। लेकिन हमें कई बार दुख इस बात का होता है कि एक तरफ हम विकास की बात करते हैं और एक तरफ कुछ पार्टियां, कुछ लोग धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, वो हमारे देश के लिए उचित नहीं है। और जो लोग शासन में बैठे हैं, उनका दायित्व है कि वो संविधान के तहत इस बात पर विचार करें कि हमारे बेरोजगार को, नौजवान को रोजगार कैसे मिलेगा, हमारा किसान कैसे खुशहाल होगा, हमारे जो लोग हैं, क्योंकि ये हमारा देश गरीब देश था। आजादी से पहले हमारे देश को अंग्रेज रहते थे, वो लूट के ले गए बाहर। ना सड़क थी, ना स्कूल थी, ना यूनिवर्सिटी थी, ना कोई यहाँ स्टेडियम थे, ना इंडोर स्टेडियम थे, ना कोई IIT कॉलेज थे। जो आज हजारों तरह का विकास दिख रहा है, ये सारी हमारे संविधान की ताकत है और डेमोक्रेसी की ताकत है। आज यहाँ चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको एक वोट का अधिकार है। इसलिए मुख्यमंत्री जी की एक ही मंशा है
कि हर घर में खुशहाली हो, हर आदमी अपना परिवार अच्छी तरह से पाले, अपने बच्चों को पढ़ाए। हम लोग विश्व की यदि ताकत बननी है तो हम सबको सम्मान देना पड़ेगा, सबको इज्जत देनी पड़ेगी। लंपी स्किन डिजीज से हुए गोधन के नुकसान का सर्वे करवा प्रभावित पशुपालकों को मुआवजा देने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एडीएम को सौंपा। लंपी स्किन डिजीज से हुए गोधन के नुकसान का सर्वे कर प्रभावित पशुपालकों को मुआवजा देने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के सामने एकत्रित हुए और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान में पिछले 3 माह से लंपी वायरस ने गौमाता पर कहर बरपा रखा है। इस जानलेवा वायरस से अब तक प्रदेश में 1 लाख से अधिक गौवंश की मृत्यु हो चुकी है। साथ ही 10 लाख से ज्यादा गौवंश इस बीमारी से संक्रमित है। बावजूद इसके सरकार की ओर से अब तक किए गए प्रयासों में न गंभीरता और न ही संवेदनशीलता। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि लंपी स्किन डिजीज से जिले में भी गोधन को भारी नुकसान हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में किसानों के लिए गोधन अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा साधन है। वर्तमान में फैली भयानक बीमारी की चपेट में आने से गोधन खत्म हो रहा है। संपूर्ण प्रदेश में हजारों की संख्या में गोधन जगह जगह पर मर पड़ा है। इसके कारण जहाँ प्रदेश के बहुसंख्यक समाज की भावनाएं आहत हो रही है, वहीं किसी महामारी के फैलने की आशंका भी प्रबल हो रही है। जिन पशुपालकों ने विभिन्न बीमा कंपनियों से अपने गोधन का बीमा करवाया है, वह बीमा कंपनियां अब क्षतिपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त कर रही हैं। उन्होंने मांग की कि पूरे प्रदेश में सर्वे करवाकर सरकार तुरंत प्रति पशु मुआवजा जारी करे। सरकार पशुपालन विभाग में तुरंत चिकित्सा कर्मियों व अन्य पदों पर आपात भर्ती करे। इस बीमारी को तुरंत राज्य आपदा घोषित किया जाए। तेजी से फैल रही इस बीमारी से गोधन को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जाए। बीमा कंपनियों की ओर से क्षतिपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त करने के चलते संबंधित पशुपालकों का एक अल्पकालिक सर्वे करवा उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था बीमा कंपनी से या सरकार समय करे। गोपालकों को नया पशुधन खरीदने के लिए ब्याज रहित ऋण दिया जाए। गौशालाओं का अनुदान तुरंत जारी किया जाए। सरकार बिना विलंब किए मृत गोधन के शव की पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से धार्मिक रीति रिवाज के साथ निस्तारण की व्यवस्था करे। ज्ञापन देने वालों में डॉक्टर रामप्रताप के अलावा संग्रिया विधायक गुरदीप शापिनी, जिला मंत्री जुगल किशोर गौड़, मुरलीधर सोनी, गुरविंदर सिंह, अरुण खिलेरी, प्रदीप ऐरी, भुवनेश ग्रोवर, खेमचंद सिंधी, पवन श्रीवास्तव, लेखराम जोशी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ ने जो गौ माता पर एक भयानक बीमारी लंपी वायरस जो भयानक रूप से और गोधन का बहुत भारी नुकसान हुआ है, उसके लिए आज मुख्यमंत्री जी को जरिए जिला कलेक्टर हमने ज्ञापन दिया और जो हमारी मुख्य मांगे, क्योंकि इस मुख्य तौर पर पश्चिमी राजस्थान में गोधन एक बहुत बड़ा किसानों के लिए एक अर्थव्यवस्था का साधन है। उसमें जो आज ये भयानक बीमारी आई है, जो गोधन खत्म हो रहा है, उसके लिए सरकार को से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द किसानों को और गौपालकों को जिनके पशुओं का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए और इसी के साथ साथ सर्वे कराकर तुरंत सरकार जिनका गौपालकों के गौओं का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। द्वारा गौपालकों को लोन दे, ऋण दे सस्ती ब्याज की दर पर, जिससे वो द्वारा पशुधन खरीद सके। इस प्रकार ये 8 मांगे और इसी के साथ साथ ये संविधान में भी 246 के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में वर्णित है कि ये राज्य सरकार का दायित्व है कि जो राज्य का पशुधन उसमें मुख्य तौर पर गोधन से संबंधित बीमारियों की रोकथाम एवं संरक्षण का कार्य राज्य सरकार करेगी। तो सरकार का यह दायित्व बनता है कि ऐसे समय में गौपालकों को इस गोधन को बचाने के लिए तुरंत उपाय करे और जहाँ जहाँ पशु चिकित्सालय में जो पद रिक्त पड़े हैं, चाहे डॉक्टर के हो चाहे नर्सिंग स्टाफ के हो, उनको तुरंत भर के इस गोधन को बचाया जाए। इन सब बातों को लेकर आज हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। ये तो गांव के जो नज़दीक या तो गांव की अड्डा रोड़ी और जहाँ अड्डा रोड़ी नहीं है तो इनको गांव में जाकर जो ये दावे कर रहे हैं वो गांव में हमारे साथ चल कर देखें तो अपने आप इनके दावे जो खोखले दावे साबित होंगे। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और विशेष तौर पर जो हमारी देसी गाय और जो अब एक पैटर्न बना है कि जो अमेरिकन गायें वगैरह छोड़कर अब जो भी किसान या जो गौपालक है वो देसी गायों पालने की तरफ रुझान बढ़ा। सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो उनमें हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल ज्ञापन देने के लिए एडीएम साहब को मिला और ये प्रदेश में जो लगातार पशुओं की जो बीमारी चल रही है लंपी स्किन डिजीज,
वो लगातार बढ़ रही है। सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और जो दुधारू पशु हैं वो लगातार मर रहे हैं, उनको संभालने वाला कोई नहीं है। पशुओं के जो डॉक्टर हैं उनके अनेक पद खाली पड़े हैं। दुधारू पशुपालक जो हैं वो दर दर भटक रहे हैं, उनकी सार संभालने वाला कोई नहीं है। इसलिए आज हमने ज्ञापन के माध्यम से अनेक मांगे की हैं कि इस ओर ध्यान दे करके जो ये पशु लगातार मर रहे हैं उनकी देखभाल की जाए, उनको मुआवजा दिया जाए और उनकी हर प्रकार से सहायता की जाए। जिला मुख्यालय पर पिछले 10 दिनों से जारी गणेश महोत्सव शुक्रवार को शोभा यात्रा के बाद भगवान गणेश महाराज की मूर्ति के पानी में विसर्जन के साथ संपन्न हो गया। जिला मुख्यालय पर पिछले 10 दिनों से जारी गणेश महोत्सव शुक्रवार को शोभा यात्रा के बाद भगवान गणेश महाराज की मूर्ति के विसर्जन के साथ ही संपन्न हो गया। अगले साल जल्दी आने की मनोकामना के साथ भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया गया। जंक्शन स्थित वार्ड नंबर 12 में भगवान गणेश की मूर्ति को एक वाहन पर सजाकर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु गणेश भगवान के भजनों पर थिरकते हुए साथ चलते रहे। श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा मोरिया के भजनों पर नाचते गाते व रंग गुलाल उड़ाते हुए हिस्सा लिया। शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई शोभा यात्रा खुंजा नहर पर पहुंची, जहां पर पूजन व आरती कर अगले बरस जल्दी आने के लिए शुभकामनाओं के साथ भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया गया। गणेश उत्सव में विदाई का जो समारोह है, ये 31वां गणेश उत्सव है जो स्वर्णकार समाज व मराठा मंडल जो मिलकर मना रहे हैं और ये पिछले काफ़ी सालों से इसी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज स्वर्णकार समाज व मराठा मंडल के जितने भी सदस्य हैं, जितने स्वर्णकार भाई हैं, जितने मराठा भाई हैं, सब ने आज बढ़ चढ़कर भाग लिया है और बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। आज ये जो गणेश उत्सव है ये हमारे मराठा मंडल और मराठा भाई और जो स्वर्णकार समाज के लोग इकट्ठे मिलकर मनाते हैं। इससे हमारा ये संदेश जाता है समाज को कि भारत एक है, चाहे हम किसी भी राष्ट्र के रहने वाले हैं, हमारा आपस में प्रेम भाईचारा बहुत है। इस गणेश उत्सव में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, वो भी इसमें बढ़ चढ़कर सेवा कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं और ये हमारी देश की एकता और अखंडता को दर्शाता है। वार्ड नंबर 12 में हर साल की 29वीं छठा गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें मोहल्ले की समस्त महिलाओं द्वारा खूब धूमधाम से एंजॉय किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं हमारे मोहल्ले में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। आज हमारा गणपति का विसर्जन है, जिसके तहत मोहल्ले के धूमधाम से डांस वगैरह के साथ में डीजे बाजे के साथ में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे वार्ड नंबर 12 भट्टा कॉलोनी में छठा गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत बीते दिन पूजा चली। अब हम गणपति जी का विसर्जन करने नहर पे जा रहे हैं। हम यही कामना करते हैं कि हमारी कॉलोनी में सुख समृद्धि बनी रहे, गणेश जी का आशीर्वाद बना रहे। गणेश जी का महोत्सव एक त्योहार है जिसमें गणेश जी 10 दिन के लिए आते हैं। वो अपनी विघ्न हरता है, तो अपनी विघ्न हरते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, खुशहाली प्रदान करते हैं। दहेज प्रताड़ना के मामले में महिला पुलिस थाना की ओर से गिरफ्तार की गई बीकानेर नगर परिषद की पूर्व सभापति, उसके पति व पुत्र से पुलिस स्त्री धन बरामदगी के प्रयास कर रही है। आरोपियों का आज पीसी रिमांड मंजूर करवाया गया। करीब 1 साल पहले दर्ज दहेज प्रताड़ना के मामले में महिला थाना पुलिस की ओर से गिरफ्तार की गई बीकानेर नगर परिषद की पूर्व सभापति, उसके पति व पुत्र से पुलिस स्त्री धन बरामदगी के प्रयास कर रही है। गुरुवार को गिरफ्तार पूर्व सभापति जशोदा गहलोत पत्नी बुलाकी दास, उसके पति बुलाकी दास, पुत्र मूलचंद गहलोत व पुत्र मुकेश गहलोत निवासी बीकानेर को पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर रिमांड मंजूर करवाया। थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई ने बताया कि दहेज प्रताड़ना के आरोप में 2021 में परिवादिया संध्या गहलोत ने अपने पति, सास व ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने समय इस मामले में पूर्व में अनुसंधान किया। तीनों के खिलाफ जुर्म प्रमाणित करते हुए चालान आदेश दिए गए। उसके पश्चात आरोपी पक्ष की ओर से जांच बदलवाई गई तो श्रीगंगानगर के एडिशनल एसपी की ओर से अनुसंधान और सत्यापन किया गया। उन्होंने अनुसंधान की पुष्टि की। चूंकि परिवादिया का स्त्री धन बरामद नहीं करवाया गया था, अनुसंधान में आरोपियों की ओर से सहयोग नहीं करने पर एडिशनल एसपी श्रीगंगानगर की ओर से इनकी गिरफ्तारी के लिए लिखा गया। इस पर परिवादिया के पति मुकेश गहलोत, ससुर बुलाकीदास गहलोत व सास जसोदा गहलोत को गिरफ्तार किया गया। पीसी रिमांड मंजूर करा इनसे स्त्री धन बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। 2021 का मुकदमा है
239/2021। इसमें परिवादिया ने अपने सास ससुर और पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें पहले मेरे द्वारा अनुसंधान किया गया था, जिसमें तीनों के खिलाफ जुर्म प्रमाणित करते हुए चालान आदेश लिए गए थे। उसके पश्चात आरोपी पक्ष द्वारा फाइल चेंज करवाई गई थी और जिसका अनुसंधान सत्यापन जो है वो एडिशनल एसपी गंगानगर द्वारा किया गया था, जिसमें अनुसंधान की पुष्टि करते हुए चूंकि परिवादिया का स्त्रीधन बरामद नहीं करवाया गया था और अनुसंधान में इनके द्वारा सहयोग नहीं करने पर एडिशनल एसपी श्री गंगानगर द्वारा इनकी गिरफ्तारी के लिए लिखा गया, जिस पर इनको गिरफ्तार कर स्त्रीधन बरामद करने के प्रयास किए जाएंगे और आज इनको पेश न्यायालय किया जाएगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक का। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित सरकारी अस्पताल के बाहर क्योसिक में दुकानें संचालित करने वाले दुकानदारों का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के बाहर चल रहा क्योसिक आवंटियों का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। क्योसिक आवंटियों ने बताया कि उन्हें नगर परिषद द्वारा वर्षों पहले क्योस्कों का आवंटन कर यहां बसाया गया था और उन्होंने बकायदा पूरे नियमानुसार पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए नगर परिषद में आवंटन की राशि भी जमा करवाई थी। उन्हें यहां जिला चिकित्सालय के बाहर दुकानदारी करते हुए वर्षों बीत चले हैं। उन्होंने कहा कि इन क्योसिकों में वे अपनी छोटी मोटी दुकानदारी कर परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। अब अचानक नगर परिषद ने उन्हें यहाँ से हटाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यदि नगर परिषद ने उन्हें यहाँ से हटाया तो उनके घर बर्बाद हो जाएंगे। क्योसिक आवंटियों ने कहा कि नगर परिषद द्वारा उन्हें यहाँ से हटने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन बदले में उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। क्योसिक आवंटियों ने मांग की कि यदि नगर परिषद उन्हें यहाँ से खदेड़ना चाहती है तो उसके लिए उन्हें अन्यत्र स्थान पर जगह दी जाए ताकि वे वहाँ अपनी दुकानदारी कर अपने परिवार का गुजर बसर चला सकें। मेरे को 3 नंबर दुकान मिली हुई कौशिक में और नगर परिषद ने हमारे को अलॉटमेंट करके दी थी दुकान, ना कि हमारा कोई कब्जा है ना ही कोई अतिक्रमण है। हमारे को नगर परिषद ने दी है और हम उसी दुकान के दायरे के अंदर बैठे हुए हैं। और आज नगर परिषद हमारे को नोटिस हमारा रखा है कि भाई इसको खाली कर दो, नहीं तो हम तोड़ देंगे और हम इसको छोड़ के जाएंगे कहाँ। और मैं एक तो हूँ नहीं, हमारे कम से कम 40-50 दुकानें यहाँ पे हैं और हम सब लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, हम सड़कों पर आ जाएंगे, भुखमरी आ जाएगी हमारे, और कोई काम नहीं कर सकते। हम लोग यहीं रहेंगे, यहीं पर हमारा को मिला हुआ है, यहीं रहेंगे हम। और 2 दिन से हमारा यहाँ पर धरना चल रहा है, हम यहीं बैठे हुए हैं 2 दिन से और घर बार छोड़ के हम यहीं पे बैठे हुए, यहीं रहेंगे हम। मुझे 1 नंबर कियोस्क मिला हुआ है। मैं आज यहाँ 20-22 साल से काम कर रहा हूँ और 20 साल से ही मैं यहाँ कियोस्क अलॉटमेंट हुआ है मुझे। और मेरे साथ जो भी है ना, जो हो रहा है वो नगर पालिका की तानाशाही हो रही है और हम यहाँ 2 दिनों से धरना लगा के बैठे हुए हैं और हम मरेंगे और मारेंगे, जो भी हमसे होता है वो जो भी करेंगे। और एकजुट होके, और हमें कम से कम 50 दुकानें हमें मिली हुई है और एक साथ हम बैठे हैं और नगर पालिका की तानाशाही जो चल रही है वो हम एकजुट होके और उनका सामना करेंगे। ये कहते हैं ये आपका अतिक्रमण है
और इसके अलावा कोई हमें सोच तो नहीं रहा है। बस हमारे को आवंटित है और यही हमारा बस ध्येय है कि भी हमें यहाँ यथास्थिति बैठने के लिए जगह दी जाए। बस आज तो बस वो पता नहीं क्या उनका वो हुआ कि भी कल तोड़ेंगे, आज तो तोड़ेंगे नहीं और आज है नहीं आयुक्त वगैरह कोई भी। रात को यहीं धरना दे के रहेंगे, परिवार के बच्चे, लेडीज और जेंट्स जो भी है यहाँ ला के मांचा डाल कर सोएंगे यहाँ पे और उसके बाद हम तोड़ने नहीं देंगे। ये नगर परिषद यहाँ उजाड़ रही है सभी को। इंदिरा गांधी नहर के एक एसएम मोगे के चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर जनवादी नौजवान सभा कार्यकर्ताओं ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। जनवादी नौजवान सभा का एक शिष्टमंडल आज जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता से मिला। इस दौरान ज्ञापन में इंदिरा गांधी नहर के मोगों के चुनाव करवाए जाने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कई मोगों के चुनाव तो संपन्न हो गए, मगर राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते कुछ मोगों के चुनाव अभी नहीं करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक SMW के चुनाव लंबित पड़े हैं। चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर कई बार अधिकारियों को गुहार लगाई गई है। उन्होंने कहा कि आज इसी मुद्दे को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि यह साफ जाहिर हो रहा है कि सिंचाई विभाग की मनमानी और राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते एक SM को चुनावी प्रक्रिया से वंचित रखा जा रहा है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र ही एक SM के चुनाव नहीं करवाए गए तो उससे संबंधित किसान सिंचाई विभाग में आकर धरना देंगे। आज भारतीय जनवादी नौजवान सभा का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य अभियंता से मिला है कि इंदिरा गांधी नहर के जो NDA जो नहर है नॉर्मडेसर, उसके कई मोगों के चुनाव नहीं हो रहे हैं, एक WSM के चुनाव नहीं हो रहे हैं। इस बात को लेकर के हम लोग मिले हैं कि किसी राजनीतिक प्रेशर और दबाव की वजह से ये चुनाव नहीं हो रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हमारा अध्यक्ष कौन होगा और सिंचाई विभाग की मनमानी और राजनीतिक द्वेषता की वजह से चुनाव पे रोक लगा रखी है। इसलिए हमने ये निवेदन किया है यहाँ के चीफ साहब से कि अगर ये चुनाव जल्द नहीं करवाए गए तो आने वाले समय में पूरे इस इलाके के जिन मोगों में चुनाव नहीं हुए वो सारे लोग मिलकर के यहाँ चीफ कार्यालय में आएंगे और उसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ की प्रशासन की होगी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने वाली ग्राम पंचायत 25 RWD के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं की टीम ने अपात्र घोषित करने का आरोप लगाते हुए प्रकरण की जांच करवाए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हाल ही में ग्राम पंचायत स्तर पर संपन्न हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल विवादों के घेरे में आ गए हैं। रावसर तहसील में हुए इस आयोजन में हिस्सा लेने वाली ग्राम पंचायत 25 RWD के गांव गांधीनगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं की टीम ने आयोजन समिति पर षड्यंत्र पूर्वक विजेता रही गांधीनगर की टीम को अपात्र घोषित करने का आरोप लगाया। छात्रा खिलाड़ियों ने इस प्रकरण की कमेटी गठित कर जाँच करवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्टर नथमल डिडेल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि रावसर तहसील की ग्राम पंचायत 25 RWD में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के तहत गांधीनगर व लालपुरा के मध्य महिला खो खो का फाइनल मैच खेला गया। इसमें गांधीनगर की टीम विजेता रही, लेकिन विवाद होने पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा रावसर के आदेश की पालना में वही मैच दोबारा चक 4 AM के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में ब्लॉक लेवल के शारीरिक शिक्षक की ओर से करवाया गया। उसमें पुनः गांधीनगर की महिला खो खो टीम विजेता रही, लेकिन लालपुरा की PO लेवल की आयोजन समिति ने गांधीनगर की 2 बार की फाइनल विजेता टीम को यह कहकर अपात्र घोषित कर दिया कि विजेता टीम में 4 खिलाड़ी अन्य ग्राम पंचायतों के हैं, जबकि जिन खिलाड़ियों को अपात्र घोषित किया गया वह शाला रिकॉर्ड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर ग्राम पंचायत 25 RWD में वर्तमान समय में अध्ययनरत हैं। इस दौरान खिलाड़ियों ने बताया कि खेल प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों के केवल मात्र राज्य का निवासी होने पर ही प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनिवार्यता लागू थी, परंतु आयोजन कमेटी की ओर से केवल मात्र अपने विद्यालय की हारी हुई टीम को ब्लॉक स्तर पर खिलवाने के लिए षड्यंत्र पूर्वक कार्य करते हुए विजेता गांधीनगर टीम को अपात्र घोषित करते हुए प्रतियोगिता से बाहर कर अपनी टीम का पक्ष लेते हुए ब्लॉक स्तर पर खेलने के लिए भेजने का प्रयास किया जा रहा है। छात्रा खिलाड़ियों का आरोप था कि खेल के लिए राज्य सरकार की ओर से गठित की गई आयोजन समिति में सभी नियमों की अवहेलना करते हुए संविदा कर्मी पंचायत सहायक को शामिल किया गया, जो अपने आप में संदेहास्पद है। ज्ञापन की प्रतिलिपि जिला खेल अधिकारी रावसर के नायब तहसीलदार रावसर के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी भेजी गई है। कलेक्टर साहब से मिलने का मुद्दा ये था, जो ग्रामीण ओलंपिक राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक चल रहे हैं वहाँ रावसर तहसील की ग्राम पंचायत 25 RWD वहाँ गांधीनगर की जो बच्चियाँ देख रहे हो, गांधीनगर की खो खो महिला टीम की बच्चियाँ हैं। गांधीनगर वर्सेस लालपुरा का मैच हुआ और पहले मैच हुआ लीग मैच हुआ, उसके बाद फाइनल मैच हुआ। फाइनल मैच में गांधीनगर की टीम विजेता रही
बट कुछ विवाद होने के कारण वहाँ के पीओ ने पहले विजेता घोषित कर दी, लेकिन विवाद होने के कारण दूसरे दिन कहा भी आप दोबारा मैच करवा लेते हैं। तो लगा ऐसा अचंभित भी, एक बार जीत के दोबारा मैच करें तो रिस्क भी हो सकता है। फाइनल मैच था, उसके बाद सीधा ब्लॉक पे खेलना था। फिर चलो बच्चों से पूछा कि हम खेल लेंगे सर, कोई बात नहीं। दोबारा मैच करवाने के लिए हमने कहा भी कुछ पीटीआई जाए वो बाहर के हों और राउत सर में मैच करवाए जाए कि उस ग्राउंड से अलग। दूसरे ग्राउंड में मैच कराया गया, सीडीपीओ सीडीओ साहब की अध्यक्षता में मैच हुआ, प्रशिक्षित पीटीआई वहाँ लगाए गए। दोबारा मैच में भी हमारी बच्चियाँ हैं वो विनर रही, फाइनल विजेता रही 1 पॉइंट से। लास्ट 10 सेकंड में हमारी इस बेटी ने 4 पॉइंट हासिल किए, तो वहाँ हम विजेता रहे। उसके बाद में लालपुरा की टीम की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन हुआ कि ये 4 लड़कियाँ हैं वो दूसरी पंचायत से हैं, तो उसके लिए कमेटी थी वहाँ पीओ लेवल पे बनी हुई राज्य सरकार की गठित कमेटी, उससे जांच मांगी। तो उन्होंने ये कहा भी ये दूसरी पंचायत की जरूर है, लेकिन गांधीनगर के जो स्कूल है उसमें पिछले काफ़ी टाइम से पढ़ रही है, जिसका रिकॉर्ड उन्होंने दे दिया। अब बाद में क्या हुआ कि हमें लगा कि हमें आगे ब्लॉक पे फॉरवर्ड क्यों नहीं कर रहे, फिर हमने वहाँ पता करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि जो पीओ की कमेटी बनी हुई है ग्रामीण लेवल पे, उन्होंने आपको स्क्रैच कर दिया, मतलब अपत्र घोषित कर दिया कि 4 लड़कियाँ दूसरी पंचायत की आपकी टीम में नहीं खेल सकती। और 4 अपत्र हो गई तो बाकी 7 बची तो टीम पूरी नहीं। इस स्थिति में जो उपविजेता टीम है 2 बार आ रही है, उसको वो अपनी टीम को ब्लॉक लेवल पे फॉरवर्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस संबंध में हमने कलेक्टर साहब को परसों ज्ञापन दिया था कि हमारी बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है सर, आप देखिए कि 2 बार की टीम जो विजेता है तो फिर कैसे। उन्होंने कलेक्टर साहब ने यही पूछा कि दोनों बार यही टीम जीती है कि जी यही जीती है। तो उन्होंने उस दिन कहा कि हम जरूर कुछ ऐसा करेंगे भी आपकी बच्चियां ब्लॉक लेवल पे खेलें। उन्होंने एक कमेटी गठित की, उस कमेटी के ऊपर 4 सदस्यीय कमेटी जिला खेल अधिकारी की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने कुछ हलचल पैदा की, उसके बाद इन बच्चियों के घर वालों पर थोड़ा प्रेशर डाला गया कि आप अपनी एप्लीकेशन जो कलेक्टर साहब को दी वापस ले लीजिए, मुद्दा मतलब ये खत्म हो जाएगा, आपके जो विद्यालय अध्यापक है वो एपीओ हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। तो बच्चों को तो मेंटली टॉर्चर किया गया। इन्होंने हमसे पूछा कि अगर हमारे स्कूल के विद्यालय में अध्यापक नहीं रहेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे, खेलेंगे कैसे। तो हम इस समक्ष में आज कलेक्टर साहब से दोबारा मिलने आए। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बीएलओ ने प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा। बीएलओ संघ ने आज जिला प्रभारी मंत्री को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि बीएलओ का रोटेशन 2 साल के बाद बदला जाना चाहिए। इस कार्य के लिए अन्य कार्मिकों को भी तैनात किया जाना चाहिए। ज्ञापन में नए बीएलओ का पद सृजित करके उनके स्थान पर नए कार्मिकों की भर्ती की जाए, ताकि शिक्षक वर्ग या अन्य मंत्रालय कर्मचारियों पर पड़ने वाला अनावश्यक दबाव कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों को इस कार्य पर बिल्कुल न लगाया जाए। उन्होंने कहा कि बीएलओ के माध्यम से चलाए जाने वाले अभियान रविवार की बजाय अन्य दिनों में चलाई जानी चाहिए। इसके अलावा ज्ञापन में बीएलओ के समक्ष आने वाली कई समस्याओं के निस्तारण की मांग की गई है। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम बीएलओ संघ की तरफ से ज्ञापन देने आए हैं कि जो बीएलओ साथी हैं हमारे, इनका रोटेशन 2 वर्ष के बाद में चेंज किया जाए। 2 वर्ष के बाद में बीएलओ की ड्यूटी बदली जाए, अन्य कार्मिकों की इनकी जगह ड्यूटी लगाई जाए। जहाँ बीएलओ का पद नया सर्जित कर उनकी जगह नए कार्मिकों की भर्ती की जाए, ताकि जो अनावश्यक दबाव है, चाहे वो शिक्षक वर्ग है, चाहे मंत्रालय कर्मचारी है, या अन्य वर्ग है, बीएलओ का एक अनावश्यक दबाव हर वर्ष की तरह ज़्यादा रहने लगा है, इसे मुक्ति मिलनी चाहिए। और जो 50 साल से अधिक के साथी हैं उनको तो इस काम से बिल्कुल ही छूट दी जानी चाहिए बीएलओ के काम से। और एक जो हमारा अभियान रविवार के दिन ये करते हैं उसको बंद कर ये गुरुवार के दिन किया जाए, ताकि नरेगा के तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्मिक हैं हमारे पास आ सके, उनका हम आधार से या सीडिंग कोई भी काम है आसानी से हो सके। और जो 6B आधार कार्ड से संग्रहण के लिए अनावश्यक दबाव बनाया जाए, इसे हटाया जाए। और जिन कार्मिकों को बीएलओ के कार्य की कमी का नोटिस दिया जाता है वो भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के आदेशानुसार 1 मार्च 2023 तक आधार संग्रहण की दिनांक है, उसी के मध्य नोटिसों को निरस्त किया जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।